ये जो 9/11 के हमले का मास्टरमाइंड को अपराध स्वीकार करने से अमेरिका क्यों रोक रहा है, इनके बीच किस तरह का समझौता हुआ है, उसी पर हम लोग बात करते हैं। तो अमेरिका पर हुए 9/11 चरमपंथी हमले का मास्टरमाइंड अभियुक्त अपना अपराध स्वीकार नहीं कर पाया, क्योंकि अमेरिका सरकार ने दोष स्वीकार करने को लेकर पिछले साल हुए समझौते पर आगे बढ़ने से रोक लगाने की अपील कर दी है। खालिद शेख मोहम्मद, जिन्हें KSM के नाम से भी जाना जाता है, शुक्रवार को दक्षिण पूर्वी क्यूबा में स्थित अमेरिका के नेवी बेस ग्वांतानामो बे की बौर कोर्ट में पेश होने वाला था, जहां वह लगभग 2 दशकों से एक मिलिट्री जेल में बंद है। मोहम्मद खालिद ग्वांता नामो बे में रखे गए सबसे कुख्यात और यहाँ के सबसे अंतिम कैदी है। लेकिन अमेरिका की संघीय अपील अदालत ने बीते गुरुवार को शाम मोहम्मद के साथ 2 और कैदियों के लिए 2 स्वीकार याचिका समझौते पर निर्धारित कार्रवाई को रोक दिया है। और यह रोक अमेरिकी सरकार की उस अपील के मद्देनजर लगाई गई, जिसमें सरकार की ओर से कहा गया है कि मोहम्मद और उसके 2 साथियों की 2 स्वीकार करने के समझौता याचिका पर आगे ना बढ़ा जाए। सरकार ने कहा है कि समझौते से सरकार और जनता दोनों को ना भरपाई होने वाला नुकसान होगा। अमेरिकी कानून के अनुसार अपना अपराध स्वीकार कर लेने पर सजा में छूट दी जाती है। 3 जजों वाले पैनल ने यह भी कहा है कि इस मामले में देरी को कतई यह न समझा जाए कि यह गुण दोष के आधार पर फैसला लिया गया है, बल्कि इसका मकसद यह है कि अदालत पूरी ब्रीफिंग सुन सके और उसे जल्द से जल्द दलीलें सुनने का समय मिल सके। इस देरी का मतलब है कि अब यह मामला ट्रंप प्रशासन के सामने आएगा, क्योंकि अब नए राष्ट्रपति बनने वाले हैं ना, शपथ लेने वाले हैं ना ट्रंप साहब। इस हफ्ते क्या होने वाला था, तो शुक्रवार को सुनवाई होने वाली थी। उसमें मोहम्मद 11 सितंबर 2001 के विमान हमलों में अपनी भूमिका का अपराध स्वीकार करने वाला था। यह हमला तब हुआ जब अपहरणकर्ता ने एक यात्री विमान कर कब्जा कर लिया था और न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर और वॉशिंगटन में पेंटागन के बाहर क्रैश करा दिया था। वहीं यात्रियों के प्रतिरोध करने के बाद एक अन्य विमान जिसका अपहरण किया गया था पेंसिल्वेनिया में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। मोहम्मद खालिद पर लगे कई आरोपों में साजिश है और हत्या का आरोप भी शामिल है, और उनकी चार्जशीट में 2976 पीड़ितों के नाम दर्ज हैं। मोहम्मद खालिद ने पहले दिए अपने बयान में कहा था कि उन्होंने 9/11 हमले की शुरू से लेकर अंत तक पूरी योजना बनाई थी, यानी 1990 के दशक के मध्य में इमारत से भिड़ने के लिए कॉमर्शियल विमानों को उड़ाने की पायलटों की ट्रेनिंग देने का आइडिया बनाने और इन योजनाओं को उसामा बिन लादेन तक ले जाने तक की जिम्मेदारी उनकी थी। शुक्रवार को सुनवाई ग्वांतानामो बे बेस पर स्थित अदालत के एक कमरे में होनी थी। इसमें 9/11 में मारे गए लोगों के परिवार के सदस्यों और मीडिया के लोग भी मौजूद रहने वाले थे। 9/11 हमले के 23 साल बाद अब सब क्यों हो रहा है, तो ग्वांतानामो बे बेस पर स्थित सैन्य अदालत में हुई प्री ट्रायल सुनवाई लगभग 1 दशक से भी लंबे समय से जारी है। लेकिन मोहम्मद खालिद और दूसरे आरोपियों को अमेरिकी हिरासत में रखते हुए दी गई यातनाओं से सबूतों पर होने वाले असर के सवाल ने कार्रवाइयों को और जटिल बना दिया है। साल 2003 में पाकिस्तान में गिरफ्तारी के बाद मोहम्मद को 3 साल तक CIA की गुप्त जेलों में रहना पड़ा, और जिन्हें ब्लैक साइट्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ उन्हें 183 बार बोर्डिंग यानी पानी में डुबाने का सामना भी करना पड़ा। इसके साथ ही उन्हें कथित तौर पर पूछताछ के दूसरे आधुनिक तरीकों का सामना करना पड़ा, जैसे सोने न देना, जबरन निर्वस्त्र रहने पर मजबूर करना। लीस्ट वर्स्ट प्लेस, हाउ ग्वांतानामो बेकेम द वर्ल्ड्स मोस्ट नोटोरियस प्रिजन की लेखिका कैरेन ग्रीनबर्ग कहती हैं कि यातना के इस्तेमाल ने इन मामलों को कानूनी और अमेरिकी न्याय व्यवस्था का सम्मान करते हुए सुनवाई के लिए लाना लगभग असंभव कर दिया। वह कहती हैं कि इन मामलों में टॉर्चर से मिले सबूतों के अलावा कोई साक्ष्य देना स्पष्ट रूप से असंभव है। इसके अलावा इन व्यक्तियों को दी गई यातनाएं अभियोग को और जटिल बना देती है। यह मामला मिलिट्री कमीशन के तहत भी आता है, जो पारंपरिक अमेरिकी आपराधिक न्याय प्रणाली से अलग नियमों के तहत काम करते हैं, और इससे प्रक्रिया धीमी हो जाती है। लगभग 2 साल की वार्ता के बाद पिछले साल गर्मियों में 2 स्वीकार करने की याचिका समझौता हुआ था। याचिका समझौते में क्या था, ये भी जान लीजिए। मोहम्मद और उनके साथ के 2 प्रतिवादियों के साथ किए गए समझौते की पूरी जानकारी जारी नहीं की गई। जैसा कि हम जानते हैं कि इस समझौते का मतलब उन्हें मौत की सजा का सामना नहीं करना पड़ेगा। बीते सप्ताह बुधवार को अदालत की सुनवाई में मोहम्मद खालिद की कानूनी टीम ने यह पुष्टि किया है कि वह सभी आरोपों में 2 स्वीकार करने के लिए राजी हो गए। मोहम्मद ने निजी तौर पर अदालत को बयान नहीं दिया, लेकिन अभियोजन पक्ष और जज के साथ समझौते को लेकर अपनी टीम के साथ चर्चा की और शब्दों में छोटे मोटे सुधार और बदलाव किए हैं।
अगर याचिका समझौता बरकरार रहता, अदालत याचिकाएं स्वीकार कर लेती, तो अगला कदम एक सैन्य ज्यूरी की नियुक्ति होगा और जैसे जिसे पैनल के तौर पर जाना जाता है, और जो सजा सुनाई जाने वाली प्रक्रिया में साक्ष्यों को सुनेगी। बुधवार को अदालत में वकीलों ने इस मामले को सार्वजनिक मुकदमा बताया, जहां जीवित बचे लोगों, मारे गए लोगों के परिवारों के सदस्यों को बयान देने का मौका दिया जाएगा। वकीलों का कहना है कि समझौते के तहत परिवार भी मोहम्मद से सवाल पूछ सकेंगे। मोहम्मद को उन सवालों का पूरी सच्चाई से जवाब देना होगा। अभियोजक क्लेटन जी ट्रूवेट जूनियर ने बुधवार को अदालत में कहा कि समझौते पर अभियोजन पक्ष की सहमति बनने के मुख्य कारण यह था कि हमें वे सभी सबूत को पेश करने की गारंटी दी गई जिन्हें 11 सितंबर को कुछ हुआ उसमें अभियुक्त की भूमिका को स्थापित करने के लिए हम जरूरी मानते थे। भले ही दलीलें आगे बढ़ जाएं, लेकिन इन कार्रवाइयों के शुरू होने और अंत में सजा सुनाए जाने में कई महीने लग जाएंगे। समझौते को क्यों रोकना चाहती अमेरिकी सरकार? अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने समझौते के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को नियुक्त किया था, जिन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जिस समय यह समझौता, उस वक्त रक्षा मंत्री यात्रा पर थे, कथित तौर पर चौंक गए थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने एक मेमो में यह कहते हुए इस समझौते को रद्द करने की कोशिश की थी कि इस तरह के फैसले की जिम्मेदारी वरिष्ठ अधिकारी के तौर पर मेरी होनी चाहिए। हालांकि एक मिलिट्री जज और एक सैन्य अपील पैनल दोनों ने यह फैसला सुनाया कि यह समझौता वैध था। ऑस्टिन ने इस मामले में बहुत देर कर दी और समझौते को रोकने की एक और कोशिश में सरकार ने इसी हफ्ते एक संघीय अपील अदालत से दखल देने को कहा था। एक कानूनी फाइलिंग में मोहम्मद और 2 अन्य व्यक्तियों पर आधुनिक इतिहास में अमेरिकी धरती पर सबसे जघन्य आपराधिक कृत्य करने का आरोप लगाया गया था। इसमें कहा गया कि समझौतों को लागू करने से अमेरिकी सरकार नागरिक अभियुक्तों के अपराध और संभावित मृत्युदंड के बारे में सार्वजनिक सुनवाई से वंचित रह जाएंगे। इस तथ्य के बावजूद कि रक्षा मंत्री ने उन समझौतों को कानूनी रूप से वापस लिया। पिछली गर्मी में इन समझौतों के ऐलान के बाद रिपब्लिकन सेनेटर और उस समय सदन में पार्टी के नेता मिच मैक्कोनेल ने एक बयान जारी किया था। बयान में उन्होंने से अमेरिका की रक्षा करने, इंसाफ मुहैया कराने की जिम्मेदारी से भागने की सरकार की कोशिश बताई थी। पीड़ित परिवारों ने क्या कहा? तो हमलों में मारे गए लोगों के कुछ परिवारों ने भी इस समझौते को बहुत उदार या पारदर्शिता की कमी बताते हुए आलोचना की। पिछली गर्मियों में बीबीसी के टुडे प्रोग्राम से बात करते हुए टेरी एस्ट्राडा ने समझौते पर कहा कि ग्वांतानामो में बंदियों को वह दिया जा रहा है जो वे चाहते हैं। टेरी एस्ट्राडा के पति टॉम हमलों में मारे गए थे। एस्ट्राडा कैंपेन ग्रुप 9/11 फैमिलीज यूनाइटेड की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा यह खालिद शेख मोहम्मद और 2 अन्य की जीत है। वहीं दूसरी परिवार इस समझौते को जटिल और लंबे समय से चल रही कार्रवाई में 2 सिद्दीकी और एक रास्ते के रूप में देखते हैं। सरकार के हालिया दखल से निराश हैं। स्टीफन गेरहार्ट, जिनके छोटे भाई राल्फ इन हमलों में मारे गए थे, वह मोहम्मद को अपराध स्वीकार करते हुए देखने के लिए ग्वांतानामो गए थे। उन्होंने कहा बाइडेन प्रशासन का अंतिम लक्ष्य क्या है? उन्हें स्टे मिला और यह मामला अब अगले प्रशासन तक खींचेगा, लेकिन कहां तक और कब तक? पीड़ित परिवारों को इस बारे में सोचना होगा। आप इन कहानी को लंबा क्यों खींच रहे हैं? गेरहार्ट में बीबीसी से कहा कि समझौते परिवारों की जीत नहीं है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि इस मामले को बंद करके इन लोगों को सजा देने का रास्ता खोजा गया। जब बेस पर मौजूद परिवार वहां आए, प्रेस के लोगों से मुलाकात कर रहे थे, तभी देरी की खबर सार्वजनिक हुई है। एक व्यक्ति ने प्रतिक्रिया देते हुए यह घाव भरने का समय माना जा रहा था, लेकिन अब दर्द की गहरी भावना हमारे साथ रहेगी, इसका कोई अंत नहीं है। ग्वांतानामो में सुनवाई क्यों हो रही है? तो मोहम्मद को 2006 से ग्वांतानामो में एक मिलिट्री जेल में रखा गया है। जेल को 23 साल पहले 11 जनवरी 2002 को 9/11 हमलों के बाद आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के दौरान खोला गया था, जहां संदिग्ध आतंकवादियों और गैरकानूनी दुश्मन लड़ाकों को रखा जाता है। यहाँ रखे गए ज़्यादातर लोगों पर कभी आरोप पत्र नहीं दाखिल किया गया और बंदियों के साथ व्यवहार को लेकर मिलिट्री जेल को मानवाधिकार समूह और संयुक्त राष्ट्र की आलोचना का सामना करना पड़ा। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र की यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर लोगों को यह अब या तो वापस भेज दिया गया या फिर दूसरे देशों में उनका पुनर्वास कर दिया गया। मौजूदा समय में इस जेल में 15 लोग हैं, जो इस जेल के इतिहास की सबसे कम संख्या है। उनमें से 6 को छोड़कर सभी पर युद्ध अपराधों का आरोप लगाया गया, उन्हें दोषी ठहराया गया है। यही कहानी है 9/11 हमले के मास्टरमाइंड को अपराध स्वीकार करने से अमेरिका इसीलिए रोक रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग दे सकते हैं, बता सकते हैं। धन्यवाद।